हाय टू एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद उमर फारूक। आप सभी स्टूडेंट्स का एकेडेमिया क्लासेस में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? वो है कुतुब मीनार के परिसर में। कहाँ पे है? कुतुब मीनार के परिसर में। तो आइए इल्तुतमिश से संबंधित दूसरे फैक्ट्स को भी कवर करते हैं। इल्तुतमिश, इसका टाइम पीरियड होगा 1211 से 1236, 1211 से 1236 ईस्वी तक। ओके। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। क्या था? इलबरी तुर्क। इलबरी तुर्क था। ओके। ऐबक की मृत्यु के साथ वे बदायूं का गवर्नर था। यानी कि ऐबक की जब मृत्यु हुई तो वो उस समय बदायूं का गवर्नर यानी राज्यपाल था। ओके। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक तो कौन होगा? वो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाई। लाहौर को ना बनाई, बल्कि किसको बनाई? दिल्ली को। क्योंकि इससे पहले के जो शासक है, फॉर एग्जाम्पल कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम। गुलाम का गुलाम कौन है? वो है इल्तुतमिश। कैसे? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, फिर उसका गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीरों तथा गुलामों के दल का संगठित किया। कितने? 40 अमीर तुर्कों तथा गुलामों का। उसे क्या कहते हैं हम? तुर्गाने चेहलकानी। तुर्काने 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 चेहलगानी। तुर्काने चेहलगानी का निर्माण किसने किया? निर्माण क्या? तुर्कानी चेहलगानी किसने बनाई? तो उसका आंसर होगा इल्तुतमिश। उसे हम चालीसा दल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चालीसा दल। चालीसा दल। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने एक घोषणा पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान आजम, इसकी सुल्तान ए आजम, सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। इसका मतलब यह कि इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश। किसने दी थी उन्हें ये उपाधि? सुल्तान आजम की ये दी थी बगदाद के खलीफा ने। ओके। ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किए। इस युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के हैं, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। किसने प्रारंभ किए? दो सिक्के। ये दो सिक्के इल्तुतमिश ने प्रारंभ किए। उसमें चांदी का तो टंका होता था और तांबे का जीतल होता था। ओके। इल्तुतमिश को कला एवं साहित्य से लगाव था। कला एवं साहित्य से क्या था? लगाव। कुतुबुद्दीन द्वारा प्रारंभ कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और उसको पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है इल्तुतमिश को।
इसके दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? मिनहाज उस सिराज प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकाते नासिरी कौन सी किताब लिखी थी? तबकात ए नासिरी। तबकाते नासिरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज। वो किसके दरबार में रहते थे? वो रहते थे इल्तुतमिश के दरबार में। तो तबकाते नासिर की रचना किसने की? मिनहाजुस सिराज ने, जिससे हमें मिनहाजुस सिराज की रचना से हमें आरंभिक मध्यकालीन इतिहास का ज्ञान होता है। इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 को हुई। कब हुई? 30 अप्रैल 1200। कब हुई इल्तुतमिश की मृत्यु? वो हुई 30 अप्रैल 1236 को। कब? 30 अप्रैल 1236 को। ओके। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी योग्य पुत्री रजिया को सुल्तान घोषित किया। यानी इल्तुतमिश के बाद कौन बनी सुल्तान? वो बनी रजिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? वो चलाया था इल्तुतमिश ने। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। ओके। और तांबे का जीतल वो भी इल्तुतमिश ने ही चलाया था। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ है कुतुब मीनार भवन समूह में। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ओके। और इसको पूरा किसने किया था? इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? वो है कुतुब मीनार में। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? वो है दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किसके क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान रणथंभौर के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? वो किया था नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासन काल में। लैला मजनू, नौह सिफर, आशिका, तूतीनामा में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं मानी जाती थी? वो मानी जाती थी, वो थी तूतीनामा। यानी कि लैला मजनू, नूह सिफर, आशिका की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। मीर हसन देलवी निम्न में से किसके दरबार में थे? वो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्तान थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। यानी कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो उत्तराधिकारी बना था इल्तुतमिश का, वो थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं, आइए। जैसे रजिया सुल्तान, इसका टाइम पीरियड होगा 1236 से 1240 ईस्वी तक। इसका मतलब रजिया सुल्तान ने लगभग 3 वर्ष और 6 माह तक शासन किया था। रजिया सुल्तान ने एक अबीसीनियाई दास यानी के गुलाम, एक अबीसीनियाई गुलाम जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर। कौन था अमीर आखूर? जलालुद्दीन अमीर आखूर। अमीर आखूर का मतलब अशुशाला का प्रमुख। अमीर आखूर मतलब अशुशाला का प्रमुख। क्या हुआ इसका मतलब? यानी कि रजिया सुल्तान ने अबीसीनियाई दास जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर बनाया, यानी अशुशाला का प्रमुख बनाया। मिनहाज लिखता है, किसके बारे में लिखता है? मिनहाज रजिया के बारे में लिखता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, यानी किस्मत ने रजिया को पुरुष नहीं बनाया। उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। अगर रजिया सुल्तान एक पुरुष होती, यानी रजिया सुल्तान एक पुरुष बनता, तो जो उसके पास जो गुण थे वो उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया के वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए थे। यानी कि रजिया सुल्तान में वो सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। बस बदकिस्मती ये थी कि वो एक महिला थी, पुरुष होने के बजाय। ओके। एल्फिंस्टन के अनुसार, किसके अनुसार?
एल्फिस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता है। एल्फिस्टन का मानना था कि अगर रजिया स्त्री की जगह पुरुष होता तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा रजिया को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करे तो सबसे पहले कौन आएगा? वो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर आता है रजिया, फिर गयासुद्दीन बलबन। तो आइए कुतुबुद्दीन ऐबक से भी जुड़े फैक्ट्स को कवर करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड होगा 1206 से 1210, 1206 से 1210 ईस्वी। ओके। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात ऐबक को सिंध और मुल्तान छोड़कर, कौन सा इलाका? सिंध और मुल्तान, यानी कि सिंध और मुल्तान छोड़कर मोहम्मद गौरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र मिला, जिसमें सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़ कन्नौज, बनारस, बिहार और लखनऊ। यानी कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक को सिंध और मुल्तान छोड़कर मोहम्मद गौरी द्वारा विजित उत्तर भारत, जिसमें सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार तथा लखनऊ का क्षेत्रता प्राप्त हुआ। ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकार युद्ध की चुनौतियों का सामना अपनी कुशल वैवाहिक नीति से किया। यानी कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक तो शासक तो बना, लेकिन इससे कई प्रकार की चुनौतियां थी, तो उसने इन चुनौतियों का सामना वैवाहिक नीति से किया। उसने मोहम्मद गौरी के एक अन्य विश्वस्त अधिकारी ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से विवाह किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से विवाह किया। ताजुद्दीन यलदौज कौन था? एक अधिकारी था। किसके थे? ये मोहम्मद गौरी का, यानी मोहम्मद गौरी का एक अधिकारी था। तथा अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से किया। नासिरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह किया तथा अपनी पुत्री का विवाह किया इल्तुतमिश से। ओके। तथा अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? इल्तुतमिश से। ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद शासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसे ना तो अपने नाम से सिक्के चलवाए और ना ही खुतबा पढ़ाए। किस दिल्ली के सुल्तान ने ना तो अपने नाम के सिक्के चलवाए और ना ही खुतबा पढ़ाया? तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सालार की उपाधियों से शासन प्रारंभ किया। किससे किया? मलिक और सिपह सालार, इन उपाधियों से अपने शासन प्रारंभ किया तथा सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन का संचालन किया तथा लाहौर को उसकी राजधानी बनाई, यानी कि ऑल ओवर लाहौर से अपना शासन चलाया और लाहौर को ही राजधानी बनाई। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हैं, यानी पोलो, उसको बोलते हैं हम चौगान। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, कहां खेल रहे थे चौगान? लाहौर में। घोड़े से गिर गए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आराम शाह राजगद्दी पर सिर्फ 1 साल के लिए बैठे। उसके बाद कौन बैठा? आराम शाह सिर्फ 1 साल के लिए। उसके बाद कौन बनेंगे? उसके बाद बनेंगे इल्तुतमिश, जिन्हें गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश किसके वालिद थे या फादर थे? वो थे रजिया के। कुतुबुद्दीन एक उदार शासक था, अतः उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श,
यानी लाखों का दान करने वाला। लाख बख्श किस शासक की उपाधि थी? वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसने 2 मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम कहाँ पे? यह है दिल्ली, मेहरौली, मेहरौली कहाँ पे? दिल्ली में। ओके, एक तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे? अढ़ाई, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे? ये है अजमेर में। ये इन 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, क्या नाम है उनका? कुतुबुद्दीन बख्तियार, ये एक सूफी संत थे। इनकी याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन अपनी मृत्यु के कारण वे इसको पूरा नहीं करवा सके, तो उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ओके, किसने कहा था हुनूज दूरस्त के हुजूर दिल्ली अभी दूर है? ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, कौन? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे। गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। किसके संबंध किससे अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया के संबंध गयासुद्दीन तुगलक से अच्छे नहीं थे। बंगाल विजय से वापस लौटते समय सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भिजवाया था कि वे सुल्तान के आने के पूर्व सल्तनत छोड़कर कहीं और चले जाए। इस पर औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त, कि हुजूर दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है। और इसके बाद सुल्तान का दिल्ली के प्रवेश से पहले ही देहांत हो गया। यानी कि इसका मतलब यह कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली आने से पहले ही देहांत कर गए। तो ये कथन इसके परिप्रेक्ष्य में है, ये कहानी है या मिथ है, जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? वो किया था मोहम्मद तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने। तो आइए मोहम्मद तुगलक से भी जुड़े फैक्ट्स को कवर करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, टाइम पीरियड 1325 से 1351, 1325 से 1351 ईस्वी। ओके, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जोना खां, जोना खां, जोना खां कौन है असल में? मोहम्मद बिन तुगलक ही है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। असल में मोहम्मद बिन तुगलक का असल नाम जोना खां था, लेकिन जैसे ही वो 1325 में सुल्तान बनता है तो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही, आपको इस किताब का नाम याद रखना है, तारीख ए फिरोज शाही। इसके लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। और मोरक्को यात्री इब्ने बतूता, मोरक्को यात्री रहला इब्ने बतूता, इब्ने बतूता, इब्ने बतूता की रचना का नाम क्या है? रहला, जो एक सफरनामा है। रहला से हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में पता चलता है। किस किस की किताब से पता चलता है? एक तो जियाउद्दीन बर्नी की किताब तारीख फिरोज शाही, और मोरक्को यात्री इब्ने बतूता की किताब रहला से हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में पता चलता है। 1320 ईस्वी में पिता गयासुद्दीन तुगलक के सम्राट बन जाने के बाद राजकुमार जोना खां की उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति गई थी। यानी 1320 में इसके पिताजी गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही शासक बनते हैं तो उसी समय जोना खां की उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति हो जाती है। ओके, और उसे उस समय किसकी उपाधि दी गई थी? उल्गू खां की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है उल्गू खां की उपाधि किसे दी गई? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जोना खां को, जोना खां को। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर देवगिरी को राजधानी बनाया। दिल्ली से कहां ले गए अपनी राजधानी? देवगिरी, देवगिरी। और देवगिरी का नाम बदल कर क्या रख दिया? दौलताबाद, दौलताबाद। ओके, दौलताबाद। इसके अलावा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने, एक शासक और आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी नाम का, उसने देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबाबाद रख दिया। क्या नाम रख दिया? कुतुबाबाद। किसने रखा था ये नाम? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। ओके,
मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में कुछ और फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टिकोण से उदार व सहिष्णु था। ओके, इन्होंने अपने दरबार में, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभु, एक जैन विद्वान है, उनका नाम है जिन प्रभु सूरी, इनका पूरा नाम क्या है? जिन प्रभु सूरी, और राजशेखर का स्वागत किया, राजशेखर का स्वागत किया। ओके, दिल्ली सुल्तानों में वो पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार, मुख्यतः होली में भाग लेता था, यानी कि हिंदुओं के त्योहारों को मनाता था। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए। आपको याद रखना होगा कि किस सुल्तान के समय सबसे ज्यादा विद्रोह हुए? वो हुए मोहम्मद बिन तुगलक के। 1351 ईस्वी में एक विद्रोह को दबाने हेतु सिंध जाते समय सुल्तान रास्ते में बीमार पड़ गए। कब गए थे सिंध? 1351 में। क्यों गए थे? विद्रोह को दबाने। तो उसी दौरान वो बीमार हो गए और 1351 में उनकी मृत्यु हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी का यात्री इब्ने बतूता किस जगह से भारत आया? वह आया था मोरक्को से। ओके, सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? वो बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, या मोहम्मद तुगलक ने, जिसे हम जोना खां के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा उसको उल्गू खां की उपाधि भी दी गई थी। इलाही दरवाजा दिल्ली स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक है, क्या है? प्रवेश द्वार। क्या है? प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक राजवंश, लोधी राजवंश, सैयद तथा खिलजी वंश को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले कौन आता है? खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश का क्या है टाइम पीरियड? 1290 से 1320। ओके, फिर वो आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का है 1320 से 1414 ईस्वी, 1414 ईस्वी। फिर कौन आता है? फिर आता है सैयद वंश का क्या है? सैयद वंश का है 1451 ईस्वी तक। ओके, फिर उसके बाद आता है लोधी वंश का 1451 से 1526। 1526 में अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जिससे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। ओके, संस्थापक भी देख लीजिए, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, लिखिए आप अपने नोटबुक में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, कौन थे? खिज्र खां। ओके, लोधी वंश के कौन थे? लोधी वंश के बहलोल लोधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया? वो क्या था? चंगेज खान के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी ने खिराज, कनकूत, गरी एवं जकात में से किस कर की शुरुआत की थी? वो की थी गरी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फौज ए खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? वो है दिल्ली में। पोलो ये चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? पोलो ये चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे, यानी उस समय के थे? तो ये थे इल्तुतमिश। यानी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो इल्तुतमिश के समय के नहीं थे, बाकी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के थे, गयासुद्दीन और जलालुद्दीन के टाइम के थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो कौन थे? वो थे कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? वो किया था सैयद का। कब किया था? 1414 से 1451। ये है सैयद वंश का टाइम पीरियड। 1414 में खिज्र खान ने इसकी नींव डाली थी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? वो थी फारसी। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध हुए हैं? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में पिन करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसी के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।